हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्कैनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीपीएससी तैयारी और डी ट्रिपल एसबी की परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए हमने पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज शुरू की है, जिसके अंतर्गत घटना चक्र की राजनीति विज्ञान की पुस्तक के टॉपिक वाइज प्रश्नों को डिस्कस किया जा रहा है। और आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अंतिम वीडियो लेकर के आए हैं, जो विजेता सीरीज का वीडियो नंबर 27 होने वाला है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज है आप सभी की आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें आगे की तैयारी को फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देखते हैं राजनीति विज्ञान की पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विजेता सीरीज के अंतर्गत भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट, जो भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक सिद्धांतों पर आधारित अंतिम वीडियो है। इसके बाद अगले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने और आज के वीडियो का पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? बी आई लेनिन, गुंडर फ्रांक, समीर अमीन और उपयुक्त में से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में यह प्रश्न पूछा गया है और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी। डिपेंडेंसी थ्योरी का प्रतिपादन समीर अमीन ने अपनी पुस्तक एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ड स्केल 1974 में जो प्रकाशित हुई उसमें किया है। और डिपेंडेंसी थ्योरी में इन्होंने अल्प विकास को समझाने का विचार दिया है। अमीन ने कहा है कि औद्योगिक देश तथा कम विकसित देश इस प्रकार एक दूसरे से संबंध है कि पूंजीवाद को इस बात का अवसर नहीं मिलता है कि वह अल्पविकसित देशों में उत्पादन की शक्तियों को विकास का अवसर दिला सके। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतरराष्ट्रीय संबंधों को यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं है? हांस जे मार्गेनथाउ, जॉर्ज कैनन, जॉन हर्ज, वुडरो विल्सन। और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, वुडरो विल्सन अंतरराष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी सिद्धांत के प्रतिपादकों में शामिल नहीं है। और यथार्थवादी दृष्टिकोण से संबंधित प्रमुख विचारकों की अगर हम बात करें तो जॉर्ज कैनन, राइनॉल्ड नेबूर, जॉर्ज श्वर्ज नवरगर, हांस जे मार्गेनथाउ, जॉर्ज हर्ज प्रमुख रूप से गिने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उपयोगितावाद का संस्थापक किसे माना जाता है? ह्यूम, वेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन। और अगर यहां पर आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना है डेविड ह्यूम को तो गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। जेरेमी बेंथम को उपयोगितावाद का संस्थापक माना जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है इसको थोड़ा यहां पर क्लियर करते हैं। तो आधुनिक युग में डेविड ह्यूम ने मनोविज्ञान के क्षेत्र में उपयोगितावाद के मौलिक सिद्धांतों का विकास किया था। यानी मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो वहां पर डेविड ह्यूम ने उपयोगितावाद के मौलिक सिद्धांतों को डेवलप किया था, परंतु इसके व्यवस्थित व विधिवत सिद्धांतों का विकास जेरेमी बेंथम ने किया था। इसलिए इंग्लैंड के प्रसिद्ध विचारक बेंथम को उपयोगितावाद का पिता भी कहा जाता है। यह सुधारवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक तथा सुधारवादी विचारधारा है जिसका प्रमुख केंद्र इंग्लैंड है। अगला प्रश्न यहां पर देखते हैं और प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। यह कथन किसका है? बेंथम का, गैटिल का, हेनरी मैन का या डायल का? और राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। यह स्टेटमेंट हेनरी मैन का है। हेनरी मैन ने लिखा है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव ना पड़ा हो। वहीं इन्वेस्टाइन कहते हैं कि पिछली 5 पीढ़ियों में ब्रिटेन में ऐसा कोई सुधार नहीं हुआ जिसका मूल प्रेरणा स्रोत बेंथम नहीं रहा हो। सेबाइन कहते हैं इसी क्रम में कि बेंथम एक विधि शास्त्र केवल उसकी ही सबसे महान रचना नहीं है, वरन यह 19वीं शताब्दी की एक अत्यधिक उल्लेखनीय बौद्धिक उपलब्धि भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने स्रोत हैं? 1, 2, 3, 4।
और राइट आंसर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी। बेंथम के अनुसार सुख और दुख प्राप्ति के 4 स्रोत हैं और इन स्रोतों को उन्होंने भौतिक वर्ग, राजनीतिक वर्ग, धार्मिक और नैतिक वर्गों में बांटा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेंथम के अनुसार सुख तथा दुख में अंतर है। किस प्रकार का अंतर है ये एक्सप्लेन करना है। गुणों का, मात्रा का, मूल्यों का, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बेंथम के अनुसार सुखों और दुखों में केवल और केवल मात्रा का अंतर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने दुख व सुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। मार्क्स, महात्मा गांधी, बेंथम और जवाहरलाल नेहरू। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बेंथम ने सुख दुख के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है और इसे ही उपयोगितावाद कहा जाता है। बेंथम ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर मनुष्य के समस्त कार्यों को निर्धारित करने वाला मापदंड भी प्रस्तुत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है, यह विचार है अरस्तु का, महात्मा गांधी का, बेंथम का या मार्क्स का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेंथम का। बेंथम ने कहा है कि प्रकृति ने मानव जाति को 2 स्वामियों सुख और दुख की अधीनता में रखा है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुलवाद के सिद्धांत का समर्थक नहीं है। गियर के, हाब्स, बेटलैंड, जीडीएच, कोल। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाब्स बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है। यह शक्ति के अद्वैतवादी सिद्धांत के समर्थक है। कौन? हाब्स। जबकि गियर के, मेटलैंड, जीडीएच, कोल बहुलवाद सिद्धांत के समर्थक हैं और बहुलवाद शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है और बहुलवाद एकलवाद के विरुद्ध जो है वो अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए संप्रभु, ऑप्शन बी समाज, राज्य एवं सरकार के लिए सामूहिक नाम, ऑप्शन सी प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और राइट आंसर यहां पर अगर आपने ए चुना है तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। हाब्स ने अपनी कृति लेवियाथन में कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है जो समाज, राज्य तथा शासन तीनों का सामूहिक नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, लेवियाथन का लेखक कौन है। तो बिना सोचे आप सभी लोग राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए टिक करेंगे, हाब्स है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न है, निम्नांकित में से किस राजनीतिक चिंतक ने कहा है कि तलवार के बिना संविधान केवल शब्द हैं और उनमें वह शक्ति नहीं होती कि वह मनुष्यों को सुरक्षित कर सकें। तो प्यूफेनडार्फ, हाब्स, लॉक या रूसो। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपयुक्त स्टेटमेंट हाब्स का है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर है, निम्नलिखित में से कौन खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हैं। नहीं शब्द को हमेशा ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में आप सभी को। आर्गान्स्की, स्नाइडर, हरेंसनी, सैलिंग। तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर ए। आर्गान्स्की जो है वो खेल सिद्धांत से नहीं जुड़े हुए हैं। जबकि खेल सिद्धांत के महत्व को प्रतिपादित करने वालों में मार्टिन सुबिक, कार्ल ड्वाइच, ऑस्कर मॉर्गेस्टर्न, जॉन न्यूमैन, हर्सेनी तथा टॉमस सैलिंग का नाम उल्लेखनीय है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, हीगल ने सभ्य समाज को देखा है, किस रूप में देखा ये बताना। विशिष्टता के साकार रूप में, एकता के साकार रूप में, सार्वभौमिकता के साकार रूप में और समुदाय के साकार रूप में। और राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी, सार्वभौमिकता के साकार रूप में हीगल ने सभ्य समाज को देखा है। हीगल आदर्शवादी सिद्धांत के प्रवर्तक थे, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है जो सही सुमेलित तथ्यों पर आधारित है। एक तरफ विचारक हैं, दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित नाम दिए गए हैं और इनको बताना है कि कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो जॉर्ज सोरेल संघ समाजवाद से सही है। ऑप्शन नंबर बी, हीगल व्यक्तिवाद, ये बिल्कुल सही नहीं है, हीगल व्यक्तिवाद से संबंधित नहीं है। और जीडीएच कोल श्रेणी समाजवाद सही है। लास्की बहुलवाद ये भी सही है। तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका बन जाएगा। हीगल जो है वो व्यक्तिवाद से मिलाए गए हैं जबकि ये आदर्शवाद से संबंधित हैं। ये अभी हमने आपको क्लियर किया है। अगला प्रश्न देखते हैं
अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है राजनीतिक संस्कृति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? फाइनर, सिडनी वेब, आमंड और लासबेल। राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर सी। आमंड ने राजनीतिक संस्कृति का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। वर्ष 1963 में अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक आमंड ने राजनीतिक संस्कृति का सबसे पहले प्रयोग किया। राजनीतिक संस्कृति का तात्पर्य संस्कृत के उन पक्षों से है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है कौन सी सत्ता प्रत्यायोजित नहीं की जानी चाहिए? वित्त संबंधी शक्ति, नियम बनाने की शक्ति, नीति निर्धारित करने की शक्ति, इनमें से कोई नहीं। और राइट आंसर यहां पर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। या वह आदेश, नियम तथा उपनियम जो संसद की किसी विधि द्वारा प्रदत्त सत्ता के अंतर्गत कार्यपालिका अथवा प्रशासन के द्वारा जारी किए जाते हों, प्रत्यायोजित विधान कहलाते हैं। तीव्रगामी आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनों के कारण वर्तमान समय में प्रतिनिहित विधि निर्माण अपरिहार्य हो गया है। इसकी मात्रा में दिनों दिन वृद्धि हो रही है। वर्तमान समय में वित्त संबंधी नियम बनाने की शक्ति तथा नीति निर्धारित करने की शक्ति प्रत्यायोजित की जा रही है, लेकिन भारत में प्रतिनिहित विधान के क्षेत्र में संसदीय नियंत्रण के साथ न्यायिक नियंत्रण की व्यवस्था भी उभरी है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रदत्त विधान किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? संसद द्वारा, न्यायपालिका द्वारा, कार्यपालिका द्वारा या लोकायुक्त के द्वारा। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालिका के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है मूल्य तटस्थता निम्न में से किसकी विशेषता है? अराजकतावादियों की, बहुलवादियों की, मार्क्सवादियों की या व्यवहारवादियों की। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मूल्य तटस्थता व्यवहारवादियों की एक प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है राजनीतिक चेतना का अर्थ क्या है? समाज के प्रति प्रेम, धर्म के प्रति प्रेम, राज्य के प्रति प्रेम, सभ्यता या संस्कृति के प्रति प्रेम। और राइट आंसर अगर आपने यहाँ पर डी लगाया है तो आपका गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है और प्रश्न है निम्न में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? बहुलवादी, यथार्थवादी, नौ यथार्थवादी, संरचनात्मक यथार्थवादी। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुलवादी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में राज्य के केंद्रीय महत्व पर जो है वो सहमत नहीं है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न यहाँ पर है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में यथार्थवादी सिद्धांत 3 मान्यताओं पर आधारित है। निम्न में से कौन से एक आधारभूत मान्यता नहीं है? ये पॉइंट हमेशा आपको नोट डाउन करके चलना है। पहला है राजनेता अपने राष्ट्रीय हितों की आकांक्षा करता है और उन्हें आगे बढ़ाता है। दूसरा है राष्ट्रीय हितों के लक्ष्य को पूरा करने में राजनेता नैतिक सिद्धांतों को ध्यान में रखते हैं। तीसरा है प्रत्येक राज्य का बहुराष्ट्रीय हित उसके प्रभाव के विस्तार में निहित है। चौथा है राज्य अपने हित के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपनी शक्ति अथवा प्रभाव का प्रयोग करता है। तो कौन सा नहीं है ये बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पर होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने स्क्रीन पर है और इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या होगा? इसमें से उत्पादन के संबंध में विचारधारा, उत्पादन की शक्तियां, कानूनी और राजनीतिक संगठन, इनको प्राथमिकता के सीक्वेंस में लगाना है। फिर राइट आंसर इन ऑप्शन से आपको चुनना है। तो आप लोग फटाफट लगाएं। तो सबसे पहले आता है उत्पादन की शक्तियां, तो ये वाला हो जाएगा 1 नंबर पर, यानी तीसरा वाला पहले पे। तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गया। अब अगला देखते हैं उत्पादन का के संबंध, ये आएगा आपके दूसरे नंबर पर। तो तीसरा और दूसरा किसमें है? तीसरा पहले पे आ गया और पहला दूसरे पे आ गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है सामुदायिकतावाद का एक प्रमुख धारा है उदारवाद की, मार्क्सवाद की, सर्वाधिकारवाद की या प्रत्ययवाद की। और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्ययवाद की। समुदायवाद के समकालीन विचारक मैंकटायर, सैंडल, माइकल वाल्जर हैं, इन जिनके आरंभिक चिंतन की जड़ें ग्रीन व हीगल के विचारों में मिलती हैं। और सामुदायिकतावाद जो है प्रत्ययवाद की एक प्रमुख धारा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है और प्रश्न है किसने कहा था ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी दी? जवाहरलाल नेहरू, एम के गांधी, जेफरसन और एडम स्मिथ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अगर यहाँ पर आपने महात्मा गांधी को चुना है तो आपका आंसर गलत होने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। थॉमस जेफरसन ने कहा था कि ईश्वर जिसने हमें जीवन दिया उसी के साथ हमें स्वतंत्रता भी
दी है। जेफरसन अमेरिका के संस्थापक पिता और स्वतंत्रता की घोषणा के प्राथमिक लेखकों में से एक थे। उन्होंने 1801 से और 1809 के बीच अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने प्रश्न है, कौन सी विचारधारा समर्थन करती है कि तथ्य अनिवार्यतः तकनीक से पूर्व है? व्यवहारवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर व्यवहारवाद या प्रत्यक्षवाद? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारवाद। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, बहुलतावादी वकालत करते हैं राज्यों की स्वायत्तता की, सरकार की स्वायत्तता की, समुदायों की स्वायत्तता की, केंद्र सरकार की स्वायत्तता की? और राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहुलवादी समुदायों की स्वायत्तता की वकालत करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर है और प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। यह कथन किसका है? के डब्ल्यू थॉम्पसन, बेनो वाशरमैन, रॉबर्ट टकर, क्विंसी राइट? तो राइट आंसर यहां पर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेनो वाशरमैन का ये स्टेटमेंट है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन में उन्नति तब तक संभव नहीं है जब तक मार्गेनथाउ का यथार्थवादी सिद्धांत प्रभावशाली है। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न है, जीवन, स्वतंत्रता और सुख अनुसरण तथ्य हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के, भारत के संविधान की उद्देशिका के, सोवियत नागरिकों के अधिकार के संबंध रखने वाले यूएसएसआर के संविधान का, यूनाइटेड स्टेट्स के संविधान के अधिकार पत्र का? और राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता, जीवन और सुख अनुसरण तथ्य अमेरिकी स्वतंत्रता के घोषणा पत्र से संबंधित हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, एक व्यवस्थापिका जो मंत्रिपरिषद के समक्ष निर्बल है तथा एक मंत्रिपरिषद जो राष्ट्रपति के समक्ष निर्बल है, किस देश की शासन व्यवस्था की विशेषता को दर्शाता है? फ्रांस, जर्मनी, भारत और श्रीलंका? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की शासन व्यवस्था को उपयुक्त स्टेटमेंट क्लेरिफाई करता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, जेरीमेंडरिंग की प्रथा किस देश में प्रचलित है? इंग्लैंड, फ्रांस, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? और राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। जेरीमेंडरिंग संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के गठन से संबंधित एक प्रथा है। इस प्रथा का प्रयोग चुनाव में कूटनीति के माध्यम से सत्ता प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप सभी के सामने है, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व का नारा संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आप सभी लोग इसे जानते हैं और राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के घोषणा पत्र से संबंधित है, स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व की अवधारणा। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर है, किस देश की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं है? ये पॉइंट ध्यान रखना है। इंग्लैंड, भारत, रूस और अमेरिका? तो यहां पर आप सभी को बता दें, भारत और अमेरिका की न्यायपालिका स्वतंत्र है, जबकि रूस की न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र यहां पर नहीं है। और राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग का आविर्भाव हुआ जापान में, जर्मनी में, अमेरिका में या इंग्लैंड में? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका में। स्वतंत्र नियामकीय आयोगों का आविर्भाव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इन्हें सरकार की शीर्षक विहीन चौथी शाखा भी कहा जाता है। ये पॉइंट आपको हमेशा नोट डाउन करके रखना है और इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाने की परंपरा भी रही है, तो आगे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, निम्न में से किस देश को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जा सकता है? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वतंत्र नियामकीय आयोग की जन्मस्थली माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को, फेडरल कोर्ट को, कार्यपालिका को? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वतंत्र नियामकीय आयोग को संयुक्त राज्य अमेरिका में शासन की शीर्ष विहीन शाखा और कांग्रेस की भुजाएं कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? 5, 10 प्रतिनिधि जनसंख्या या क्षेत्रफल के हिसाब से, या 2? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीनेट के लिए प्रत्येक राज्य से कितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं? तो 2 प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और इस समय अमेरिका में कुल 50 राज्य तथा सीनेट में राज्यों की कुल सदस्य संख्या 100 है। सीनेट विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय उच्च सदन है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास हैं या संघात्मक व्यवस्था का
अच्छा उदाहरण भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है और प्रश्न है, अमेरिका में व्हाइट हाउस संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से, व्यवस्थापिका से, राष्ट्रपति से या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति से संबंधित है। व्हाइट हाउस अमेरिका के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। अमेरिका की कांग्रेस के आधिकारिक भवन को कैपिटल कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 13वें संशोधन द्वारा, 14वें संशोधन द्वारा, 15वें संशोधन द्वारा या प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम 10 संशोधनों के द्वारा अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट्स जोड़ा गया था। अमेरिका के संविधान में आप सभी लोग जानते हैं कि 1791 में जो है बिल ऑफ राइट्स को सामूहिक रूप से अपनाया गया। संविधान का 13वां, 14वां एवं 15वां संशोधन भी मौलिक अधिकारों से ही संबंधित है। 10वें संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान में जो शक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार को नहीं दी गई हैं और राज्यों को मना नहीं की गई, वह राज्यों या जनता के लिए सुरक्षित रहेंगी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है और इसी प्रश्न के साथ पाश्चात्य एवं भारतीय राजनीतिक सिद्धांतों से संबंधित सारे पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राजनीतिक विचारधाराओं में स्वतंत्रता और समानता से संबंधित इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो प्रश्न है, सैनिक औद्योगिक संकुल किसके द्वारा प्रयुक्त होने के पश्चात व्यापक प्रयोग में लाया जाने लगा? आइजन हावर द्वारा, जॉन केनेडी द्वारा, ट्रूमैन द्वारा या निक्सन के द्वारा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सैनिक औद्योगिक स्कूल शब्दावली का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजन हावर द्वारा वर्ष 1961 में अपने विदाई समारोह के भाषण में प्रयुक्त किया गया था। तो साथियों, आप सभी को ये वीडियो और हमारे द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, आप सभी की आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की फ्री ऑफकास्ट जारी रखने के लिए। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट और पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।